हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव विद धैर्यम चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक डिटेल एनालिसिस सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 2 लेक्चर किया हम लोगों ने और उसमें लगभग 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ और नए कुछ PYQs को, मॉडर्न हिस्ट्री के जो PYQs हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा 61st क्वेश्चन है, द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। ऑप्शन ए है स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी बरदौली सत्याग्रह, ऑप्शन डी इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर का जो मेन कारण होता है वो रॉलेट एक्ट होता है। तो हम लोग इसमें कुछ पहले रॉलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर आते हैं कि कैसे ये रॉलेट एक्ट, इसके पीछे कारण रहता है जलियांवाला बाग मैसेकर का होने का। तो सबसे पहले हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था, ठीक है, मार्च 1919 में आया था। इसका आने का एक कारण यह भी था कि इंडिया में क्या हो रहा था कि बहुत सारे नेशनलिस्ट इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे उस समय। तो उसी चीज़ को दबाने के लिए एक ये एक्ट लाया गया था, रॉलेट एक्ट। और इसके जो अध्यक्ष बने थे सर सिडनी रॉलेट थे, सर सिडनी रॉलेट। और हम देख ले तो रॉलेट एक्ट का एक नाम भी दिया गया था, उसका नाम था द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट 1919। बेसिकली इसके कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, जैसे कि इसमें क्या हो रहा था कि कोई भी लोग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी लोग एक जगह 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ठीक है। बेसिकली कोई भी मूवमेंट्स, मतलब कुछ भी मूवमेंट ऐसा चलाने, जो भी कुछ चला रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बेसिकली रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें था कि 4 से ज़्यादा पीपल एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ठीक है। और इसमें एक था कि अगर ब्रिटिशर्स को अगर शक लगता है किसी पे भी, कोई भी आदमी या फिर कोई भी पब्लिक ग्रुप के, कि अगर इस पे शक होता है कि ये जो भी लोग हैं इस पे कि ये कुछ टेररिस्ट या फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट से साथ में मिले हुए हैं, तो वो क्या करते थे, उसको अरेस्ट कर लेते थे, उन लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, ठीक है, बिना अरेस्ट वारंट के, अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना कि अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। तो और अगर हम इसमें अरेस्ट कर लेते हैं किसी को भी, तो इसमें लगभग 2 साल तक, ठीक है, 2 ईयर्स तक विदाउट ट्रायल, ठीक है, 2 ईयर्स तक विदाउट ट्रायल इन्हें, कोई भी अगर अरेस्ट होता है तो इसमें 2 साल तक विदाउट ट्रायल ये जेल में बंद करके रखते थे, ठीक है। तो ये तीसरा एक दिया गया था, इसका रिकमेंडेशन था। और चौथा अगर हम लोग इसमें देख लें तो इसको एक तरह से नो वकील और नो दलील भी बोला जाता था। इसे जो रॉलेट एक्ट है, इसे हम लोग नो वकील नो दलील, ठीक है, इस एक्ट को ये भी बोला जाता था कि इसमें आप ना कोई वकील को हायर कर सकते हैं और इसमें कोई दलील भी नहीं दे सकते हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो एक्ट आया था वो काफ़ी लोग, जो भी उस समय लोग थे, जो भी कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट से अगर ताल्लुकात रखते थे, तो उन्हें बिना मतलब के शक के आधार पर ही अरेस्ट कर लिया जा रहा था। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थे रॉलेट एक्ट के। और इस रॉलेट एक्ट जब मार्च 1919 में पास हुआ था तो बहुत सारे नेशनलिस्ट जो लीडर थे वो गिरफ्तार होते हैं इस एक्ट के तहत। तो उसी एक्ट के तहत होता क्या है कि 6 अप्रैल के दिन, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को 2 लीडर्स, ठीक है, 2 लीडर्स थे, पंजाब के 2 लीडर्स थे, सत्यपाल एंड किचलू, सैफुद्दीन किचलू थे। ये क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं इसी एक्ट के तहत, क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। तो इस एक्ट के तहत अरेस्ट हो जाते हैं ये 6 अप्रैल को, ठीक है। तो गांधी जी को भी पता चलता है कि ये बहुत सारे जो एक्ट आया है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं है, मतलब कंट्री के जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसके एक्ट के तहत 2 लोग अरेस्ट भी हो जाते हैं और गांधी जी इस एक्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट भी करते हैं। और इस प्रोटेस्ट में क्या करते हैं कि बहुत सारा जो भी इलाका था उसमें बैन लगा दिया जाता है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें होता क्या कि गांधी जी को दिल्ली एंट्री करने पर बैन कर दिया जाता है और बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में होता क्या ना कि 6 अप्रैल को 2 लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं और फाइनली क्या होता है कि 10 अप्रैल को,
ठीक है, 10 अप्रैल को गांधी जी को एंट्री करने का भी दिल्ली में एंट्री बैन कर दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली में बैन कर दिया जाता है एंट्री। और फिर दिन आता है 13 अप्रैल का। ठीक है, 13 अप्रैल का दिन आता है, 13 अप्रैल। ये इस दिन बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी। ठीक है, बैसाखी। ठीक है, तो लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे। ठीक है, तो इसी बैसाखी के पर्व में कुछ लोग ये जलियांवाला बाग था, पंजाब में जलियांवाला बाग, अमृतसर, बेसिकली अमृतसर में ये जलियांवाला बाग है, वहां पे कुछ लोग बैसाखी का पर्व भी मना रहे थे। और कुछ लोग ये जो नेशनलिस्ट लीडर गिरफ्तार हुए थे तो उनके अरेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेस्ट मूवमेंट भी चल रहा था जलियांवाला बाग में। तो इसी चीज़ को देखते हुए जलियांवाला बाग में काफ़ी ज़्यादा लोग एक भीड़ इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जलियांवाला बाग में। तो इसी चीज़ को देखते हुए पंजाब के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। जनरल डायर ने जनरल डायर ने मतलब एक रिकमेंडेशन निकाला कि कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। वैसे ही रॉलेट एक्ट में ये था कि कोई एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जलियांवाला बाग में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जितने भी लोग इकट्ठा थे तो उसके एंट्री गेट और एग्जिट, उसका क्या था ना, जलियांवाला बाग का एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था। ठीक है, तो जनरल डायर होता है वो गेट पे, एंट्री वाले गेट पे खड़ा हो जाता है और जितने भी सैनिक रहते हैं उनको कहता है कि आप ओपन फायर कर दो भीड़ पे। तो इस भीड़ में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यही जलियांवाला बाग मैसेकर है। ठीक है, तो इसमें मेन जो कल्प्रिट होता है वो जनरल डायर होता है और बाद में इसका बदला भी लिया जाता है। और इसमें जनरल डायर को उधम सिंह ने, ठीक है, उधम सिंह ने 1940 में, ठीक है, 1940 में इंग्लैंड जाके इसे इनका शूट आउट कर दिया था और इनका बदला भी लिया गया था इसका। और फिर इसमें हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा इस प्रोटेस्ट हुआ इससे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका जो इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग के बाद, जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे भी जाते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है पंजाब के रीजन में और इंडिया के डिफरेंट रीजन में। तो इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकट कर दिया जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वही इंडियनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा था। और इसी मूवमेंट में होता क्या ना कि गांधी जी को केसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। ठीक है, गांधी जी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, गांधी जी को केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? जब ये साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, तो गांधी जी को वहाँ पे पीसफुल जो प्रोटेस्ट चल रहा था बोयर वार्स का, तो उसके लिए इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी इस इंसिडेंट को देखते हुए अपना जो ये अवार्ड मिला था ब्रिटिशर्स की तरफ से उसे लौटा देते हैं। ठीक है, गांधी जी ने लौटा दिया केसरे हिंद। और उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी को क्या उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद। तो वो क्या करते हैं, इस इंसिडेंट के बाद लौटा देते हैं। और उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक नाइटहुड की मतलब उपाधि दी गई थी, जिसमें जो भी लोग, ठीक है, जो भी लोग लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते थे तो उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। तो इस इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, रविंद्रनाथ टैगोर भी क्या करते हैं, वो अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी वो भी लौटा देते हैं। तो ये कुछ इंसिडेंट जलियांवाला बाग मैसेकर में होता है। और रॉलेट एक्ट में ये हम लोगों ने देखा कि इस एक्ट के आने से क्या क्या इंसिडेंट हुआ और फाइनली ये जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में बदल जाता है। और फाइनली इसके बाद क्या होता है, फाइनली इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। और जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर के क्लास में कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट लोग आते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे 1 अगस्त को वहाँ पे तिलक स्वराज फंड की घोषणा की जाती है और एक स्पेशल सेशन भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि नागपुर में सितंबर में स्टार्ट होता है और फिर फाइनली जो दिसंबर में जो कलकत्ता सेशन होता है और उसमें फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62nd क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि इसमें फर्स्ट वुमेन नहीं बोल रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बोल रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता कपलानी और इंदिरा गांधी। तो फर्स्ट इंडियन हमें पता है कि फर्स्ट इंडियन थी सरोजनी नायडू। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट
अगर पूछता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। और ये 1925 में बनी थी, ठीक है, 1925 में सरोजनी नायडू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप किया था प्रेसिडेंटशिप। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, तो एनी बेसेंट थे, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल देखा था कि एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है, 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप होल्ड करती हैं। और उनके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल देखा था कि कैसे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंटशिप इंडिया में संभाली थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसके जो हेड होते हैं वो मैडम ब्लावास्टिकी और कर्नल ऑकलोट रहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखा था हम लोगों ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, इसका प्रेसिडेंटशिप एनी बेसेंट ने संभाला था। और इसके बाद हम लोगों ने एक होम रूल लीग भी देखा था एनी बेसेंट के बारे में। अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो होम रूल लीग के बारे में देखा था हम लोगों ने, होम रूल लीग। इसके भी दो ब्रांचेस थे, ठीक है, एक तो होम रूल लीग ऑफ इंडिया था, ठीक है, होम रूल लीग ऑफ इंडिया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, होम रूल लीग ऑफ इंडिया। इसमें बाल गंगाधर तिलक इसको लीड कर रहे थे। और ये लगभग अप्रैल 1916 का दौर था, ठीक है, अप्रैल 1916 में। और इनका जो हेडक्वार्टर था पूना में था। और बॉम्बे रीजन को छोड़ के वो सारे एरिया को कवर कर रहे थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। एक ब्रांच, इसका दो ब्रांच था, ठीक है। बेसिकली होम रूल लीग का मकसद क्या था ना, कि वो सेल्फ रूलिंग करना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट होकर सेल्फ रूलिंग करना चाह रहे थे। बेसिकली होम रूल लीग का मकसद यही था। और बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में स्टार्ट हुआ था होम रूल लीग। एक तो ब्रांच हो गया होम रूल लीग, ठीक है, और दूसरा था इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग। इसको एनी बेसेंट देख रही थी, ठीक है, एनी बेसेंट और इसको बेसिकली साउथ वाला जो रीजन था उसको देख रही थी। और ये सितंबर 1916 में इन्होंने उसको लीड किया था, ठीक है। ये बेसिकली हमें ध्यान में रखना है। और एनी बेसेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उनका दो न्यूज़पेपर भी था, ठीक है, क्या क्या था, कॉमनवेल्थ था, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दो न्यूज़पेपर भी हमें ध्यान में रखना है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का दो न्यूज़पेपर है, कॉमनवेल्थ एंड द न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ है, ठीक है, द कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। तो हम लोगों ने बेसिकली इसमें देख लिया एनी बेसेंट के बारे में। और सरोजनी नायडू के बारे में भी देख लिया कि 1925 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था। और एक ये भी देख सकते हैं कि सरोजनी नायडू का एक मतलब मैगजीन टाइप का था, उसको ब्रोकन विंग नाम था, ब्रोकन विंग, ठीक है, ये ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू ने लिखा था। और एक और फैक्ट हम लोग अगर सरोजनी नायडू के बारे में देख ले तो एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस 1947 में। तो उसको लीड सरोजनी नायडू ने ही किया था, ठीक है, इंडिया की तरफ से। और हम लोग देख ले तो सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी बनी थी। तो ये भी फैक्ट हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश बनती हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू। तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63rd क्वेश्चन है कि इन 1940 द विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा भी था, ठीक है, विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1940 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसका बेसिकली जो ये लोकेशन पूछ रहा है कि विनोबा भावे स्टार्ट कहाँ से किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र है, पुनप्पा पैलार केरला, नाडियाडाट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, या मोर देन वन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र, यहाँ से इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने कल देखा भी था कि विनोबा भावे क्या थे, फर्स्ट सत्याग्रही थे। और सेकंड कौन थे, सेकंड भी हमें ध्यान में रखना है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसमें थर्ड भी पूछ सकता है कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। तो ये नाम हमें ध्यान में रखना, ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या हो रहा था कि उस समय वर्ल्ड वार का समय चल रहा था 1940 के अराउंड में। तो जो भी लीडर्स थे वो बेसिकली अपना प्रोटेस्ट दिखा नहीं पा रहे थे, शो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे
वो वॉर में बिजी थे। तो इसी को देखते हुए क्या कर रहे थे ना कि प्रोटेस्ट हो नहीं रहा था, तो इंडिविजुअली जो भी लीडर्स थे वो दिल्ली के लिए मार्च कर रहे थे, ठीक है, वो अपना एक प्रोटेस्ट शो कर रहे थे इंडिविजुअली। तो बेसिकली यही था इंडिविजुअल सत्याग्रह, और ये स्टार्ट करते हैं विनोबा भावे पेनार महाराष्ट्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय मिलिटेंट लीडरशिप इन द अर्ली फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल? ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ऑप्शन सी बॉयकट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉयकट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अर्ली फेज में, फ्रीडम स्ट्रगल के अर्ली फेज में ये बॉयकट एंड स्वदेशी मूवमेंट जैसे चीज चल रहा था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट था क्या है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। ये हमें पता है कि लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या होता है, वायसराय रहते हैं, और 1905 में ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है। तो बंगाल का पार्टीशन ऐसे किया जाता है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो धड़ में बांट दिया जाता है बंगाल को। तो पूर्वी बंगाल में जो होता है क्या कि काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स लोग रहते हैं, ठीक है, और मुस्लिम लोग रहते हैं, और साथ साथ असम को भी अलग किया जाता है बंगाल से। तो पूर्वी बंगाल और असम को भी अलग किया जाता है, और इस साइड वेस्ट बंगाल होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो अभी रीजन है वो सारे रीजन थे। तो 1905 में इसका अनाउंसमेंट एक्चुअली 20 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। और फिर हम देखें 7 अगस्त का दिन आता है, 7 अगस्त 1905। इस दिन बंगभंग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बंगभंग दिवस, बंगभंग दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है कि एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेस्ट जो इनिशिएट हो जाता है, मतलब जो बंगाल का इनिशिएट होता है प्रोसेस पार्टीशन का, वो इस दिन इनिशिएट कर दिया जाता है, और लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करते हैं। और 16 अगस्त का दिन आता है, ठीक है, 16 अगस्त 1905। इस दिन क्या होता है कि राखी मनाया जाता है, ठीक है। इसमें स्टार्ट इनिशिएट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इस दिन को एक तरह से देखा जाए तो शोक मनाते हैं इस दिन, ठीक है, शोक मनाते हैं। और जो मुस्लिम भाई लोग जो पूर्वी बंगाल में थे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम थे, और पश्चिमी बंगाल में हिंदूज थे, तो इस दोनों चीज़ को भाईचारा दिखाने के लिए उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी एक दूसरे को बांधना स्टार्ट किया था। और फाइनली हमारा 20 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर के आसपास ही हो गया था, 16 अक्टूबर के आसपास, 16 से 20 अक्टूबर तक, ठीक है, 16 से 20 अक्टूबर तक 1905 में क्या हुआ था कि फाइनली बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ठीक है, फाइनली पार्टीशन हो गया था। तो इसमें देखा गया कि स्वदेशी मूवमेंट तो अपना स्टार्ट हो गया था, और देखो पहले क्या हो गया, बंगाल का ये पार्टीशन हुआ, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है बंगाल में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, बेसिकली जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के जो भी गुड्स यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं इंडिया में, फॉरेन गुड्स, उनको बॉयकट किया जाए, ठीक है। फॉरेन गुड्स को क्या करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकट करना है, हमें नहीं यूज़ करना है। और यूज़ क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें खादी पे फोकस करना है, ठीक है। खादी जो भी इंडियन, मतलब बेसिकली इंडियनाइजेशन ऑफ गुड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो खादी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ हम देख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली उस समय बंगाल वाले रीजन में ही था। और आगे चल के होता क्या है, आगे इसी में क्या होता है कि इसी चीज़ को मूवमेंट आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसी में क्या होता है कि 1907 में, ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंटशिप होता है वो रास बिहारी बोस होल्ड कर रहे थे, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो इसमें होता क्या ना कि जब बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो दो धड़ में, इसी समय क्या होता है कि 1907 में एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट, दो धड़ में कांग्रेस बढ़ जाती है। दो धड़ का मतलब कि जैसे कि मॉडरेट्स में कुछ लीडर थे जो नरम दल थे, मतलब वो मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स के सामने वो प्रेयर करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। बट उसी में से एक धड़ था एक्सट्रीमिस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायलेंट तरीके के लोग थे, ठीक है। जैसे कि लाल बाल पाल, हम लोग जानते हैं कि लाल बाल पाल थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष जैसे लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट में। तो वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये जो स्वदेशी मूवमेंट आप जिस बंगाल में ही आप रीजन में है, ये मतलब इसी रीजन में फैल रहा है स्वदेशी मूवमेंट, इसको आप पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में फैलाओ, ठीक है। तो ये एक जो सूरत स्प्लिट होता है उसका एक कारण भी होता है, ठीक है। तो 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट। तो क्योंकि सूरत में ये INC का मीटिंग हो रहा था, ठीक है, सूरत में। तो सूरत में पहला डिमांड क्या था कि आप जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको आप पूरे इंडिया में फैलाओ,
ठीक है, बंगाल में ही नहीं फैलाने की जरूरत है, बट मॉडरेट्स बोल रहे थे कि नहीं, इसे आप बंगाल वाले रीजन में ही कवर करो। ठीक है, तो पहला कारण सूरत स्प्लिट का ये था हमारा। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा कारण ये था कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मॉडरेट्स चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस को बनाया जाए प्रेसिडेंट आईएनसी का 1907 में, और फाइनली बट एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल को बनाया जाए। तो ये एक कारण होता है, दूसरा कारण। ठीक है, और तीसरा कारण होता है, तीसरा अपना कारण होता है कि बेसिकली जो भी स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे अपना, ये कुछ कारण थे अपना सूरत स्प्लिट होने का। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या हो रहा था कि धीरे धीरे फैल रहा था, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते भी थे यही कि ये फैल जाए। ठीक है, पूरे बंगाल से पूरे इंडिया में फैले। तो ये था बेसिकली अपना एक अर्ली फेज में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, और हम लोग आर्य समाज के देखे, जैसे कि ए ऑप्शन में आर्य समाज दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं, उस ऑप्शन के बारे में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आर्य समाज के बारे में देखें तो आर्य समाज का जो फॉर्मेशन हुआ था 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875 में हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया था आर्य समाज। और आर्य समाज का बेसिकली मोटो ये था कि हम लेट्स गो टू वेदास, मतलब वेदास की ओर लौटो। ठीक है, लेट्स गो टू वेदास, वेदास, लेट्स गो टू वेदास, वेदास की ओर लौटो। और अगर हम दयानंद सरस्वती को देखें तो इनका बिस्मार्क, इनको मार्टिन लूथर भी बोला जाता था इंडिया का, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया ही बोला जाता था। और उसी समय क्या हो रहा था कि हिंदूज रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब सुपरस्टिशियस बिलीफ भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए दयानंद सरस्वती ने एक मूवमेंट भी लॉन्च किया था, जिसे हम लोग कहते हैं पाखंड खानदानी पटाखा। पताका का मतलब एक फ्लैग उन्होंने होस्ट किया था। ठीक है, बेसिकली गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक फ्लैग होस्ट किया था, जिसमें जो भी हिंदूज में जो भी सुपरस्टिशियस बिलीफ है उसको त्याग दिया जाए। तो उसी के लिए इन्होंने पाखंडी खानदानी पटाखा एक तरह से फ्लैग होस्ट किया था। तो ये कुछ हम लोगों ने आर्य समाज से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लिया। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो हमारा बी ऑप्शन है, तो इसका हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय, जब लॉर्ड कर्जन वायसराय होते हैं इंडिया में, तो उनके समय में आया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि 1901 में सिमला कॉन्फ्रेंस में बेसिकली मीटिंग होती है, और उसमें यूनिवर्सिटीज़ में जो भी एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर तरीके से पूरे इंडिया में डेवलप किया जाए, बेसिकली उसी सिलसिले में एक यूनिवर्सिटी एक्ट बन जाती है 1904 में। और इस कमेटी के हेड रहते हैं रेलिक। ठीक है, रेलिक कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने देखा। और नॉन कॉपरेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, पिछले मतलब लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बारे में हम लोग कुछ 2-3 लाइन देख लेते हैं। नॉन कॉपरेशन बेसिकली मूवमेंट हुआ क्या कि रॉलेट सत्याग्रह जब अपना खत्म हुआ, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, तो उसी मूवमेंट में क्या हुआ ना कि फाइनली देखे इंडियंस में जो लीडर्स हैं वो एक चीज़ देख रहे थे कि कैसे कोई एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जाए। तो उसी समय क्या हो रहा था कि खिलाफत मूवमेंट टर्की में चल रहा था। बेसिकली टर्की में हो क्या रहा था कि जो भी खलीफा की पोस्ट थी उसको बैन किया जा रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि जो भी मुस्लिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे ब्रिटिशर से। तो उसी चीज़ को देखते हुए इंडिया में भी जो भी मुस्लिम थे वो भी इस मूवमेंट से मतलब टच में थे। और इसी मूवमेंट में क्या हुआ कि इंडिया में भी एक ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होने से गांधी जी देखते हैं कि यही सही समय है, हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी करने में काफ़ी अच्छा समय है। और उसी को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं इंडिया में। अगर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ताकि अगर ये मूवमेंट बने, ये मूवमेंट चले तो इसे लंबे समय तक चलने के लिए कुछ पैसे भी होने चाहिए। तो एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, और उसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं इस मूवमेंट को आगे और अच्छे व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए। और इसमें होता क्या है कि एक सेशन होता है कांग्रेस का, एक स्पेशल सेशन होता है, क्योंकि इस मूवमेंट को जल्द से जल्द शुरुआत करने की बात कही जा रही थी। और ये अगस्त का ही समय चल रहा था, बट आईएनसी का मीटिंग जो होता था वो दिसंबर के समय में होता था। तो 1 सितंबर में, ठीक है, 1 सितंबर इधर मैं लिख देता हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1 अगस्त को क्या होता है, तिलक स्वराज फंड बन जाता है अपना, ठीक है। और फिर एक स्पेशल सेशन सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है, लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंटशिप में कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में एक
आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप होती है और उसमें बात कही जाती है कि आईएनसी को हम लोग अनाउंस किया जाता है कि आईएनसी को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। और फाइनली दिसंबर में, जब दिसंबर में रेगुलर जो मीटिंग चलती थी दिसंबर 1920 में, और ये सेशन होता है अपना नागपुर में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सी विजय राघवाचारी होते हैं, सी विजय राघवाचारी, ठीक है। तो इसमें फाइनली क्या किया जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अनाउंस कर दिया जाता है कि इंडिया में अब क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, आप कुछ भी करो, जो भी लॉ है आपका, हम उसमें कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली जनवरी 1921 में, ठीक है, फाइनली जनवरी 1921 में क्या होता है कि ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है पूरे इंडिया में। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ था, तो 1921 में हुआ था, जनवरी 1921 में। और ये प्रेसिडेंट का भी नाम पूछ सकता है कि सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय, कौन से प्रेसिडेंट कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। और 1920 में नागपुर में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सी विजय राघवाचारी थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से याद रखना है। और फिर फाइनली क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि चौरी चौरा वाला जो इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा वाले इंसिडेंट में बहुत सारे जो पुलिस होते हैं वो मतलब वायलेंट एक्टिविटीज़ के चलते मारे जाते हैं। और फाइनली 4 फरवरी 1922 को ये जो मूवमेंट होता है वो अपना खत्म हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन से देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि 1885 में अपना क्या होता है, कांग्रेस बन जाता है 1885 में। और इसके जो फाउंडर होते हैं वो एओ ह्यूम होते हैं, ठीक है, एओ ह्यूम। ये बेसिकली क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट रहते हैं, ठीक है। उस समय क्या हो रहा था कि डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बन रही थी, तो उस चीज़ को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाता है, ताकि सारे जो भी डिफरेंट रीजन में जो लीडर्स अपनी बात रख रहे हैं उसको एक जगह एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखें। तो ये सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम आते हैं आगे, ब्रिटिशर्स, ये भी एक ब्रिटिशर्स रहते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट रहते हैं। तो इन्होंने आईएनसी बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो बेगिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें आईएनसी को बेगिंग इंस्टीट्यूट कौन बोलते हैं, तो बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल, तिलक, अरबिंदो घोष। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरबिंदो घोष। बेसिकली हुआ क्या ना कि 1885 में ये बन जाता है आईएनसी। और 1905 में हम लोग देखते हैं कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन भी हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लगभग 20 साल के अंतराल में, 20 ईयर में, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख मुद्दा था वो मतलब वो सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देखा जाए तो बंगाल अलग ही हो गया था, ठीक है। और देखा जाए तो ये आईएनसी क्या कर रही थी, ब्रिटिशर्स के सामने एक प्रेयर करती थी, पिटीशन करती थी कि हमारे ये काम कर दो, ये पॉलिसी कर दो। और इन सब चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि पार्टीशन भी हो गया था। तो इससे हुआ क्या ना कि कांग्रेस में 2 धड़ में लीडर्स बढ़ गए, ठीक है, कांग्रेस 2 धड़ में बढ़ गई, ठीक है। एक तो मॉडरेट्स थी, ठीक है, एक मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। तो इसमें होता क्या कि 1907 में, ठीक है, 1907 में कांग्रेस का सेशन होता है सूरत में, ठीक है, सूरत में कांग्रेस का सेशन होता है। और वहीं पे क्या होता है कि ये कांग्रेस जो कांग्रेस है वो 2 धड़ में बढ़ जाती है, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स में बेसिकली कुछ नरम दल के नेता होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट में काफ़ी गर्म दल के नेता होते हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि कोई भी काम ग्रेजुअल में नहीं हो, मतलब ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। बट मॉडरेट्स चाहते थे कि कोई भी काम स्लो प्रोसेस में हो, ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे हो। बट एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमें ग्रेजुअली काम नहीं करना है, हमें तुरंत चाहिए, रिजल्ट तुरंत चाहिए। और वो बात करते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट में कुछ लीडर थे जैसे कि लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष। तो इसमें एक लीडर थे अरबिंदो घोष, जिन्होंने बोला था कि आईएनसी एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब एक भीख मांगने वाली जगह है जहाँ पे हम ब्रिटिशर से भीख मांगते हैं, ठीक है। तो ये जो कोटेशन है हमें याद रखना कि अरबिंदो घोष ने बोला था। तो उसी प्रकार हम लोग देख लें तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने भी एक कोट रखा था। उन्होंने क्या बोला था कि इफ यू क्रॉक लाइक ए फ्रॉग वंस इन अ ईयर, ठीक है, मतलब कि कैसे मेढक मानसूनी वर्षा को देखते हुए जब एक बार आता है जमीन पे और फिर टर्टर करके फिर अंदर चला जाता है, तो उससे क्या होगा कि उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आईएनसी में क्या होता था कि दिसंबर में ही एक बार मीटिंग होता था, जो भी मुद्दे होते थे उससे रखे जाते थे और फिर वो वापस शांत हो जाता था। तो वही बाल गंगाधर क्या बोले थे, ये कोट हमें ध्यान में रखना है कि इफ वी क्रॉक लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर, मीन्स साल में एक बार, वंस अ ईयर, वी विल गेट नथिंग, ठीक है, वी विल गेट नथिंग।
ठीक है, अगर हम एक बार मेढक की तरह आके टर्टर करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, साल में एक बार। और उसी तरह एक अश्वनी कुमार दत्त थे, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त, उन्होंने भी आईएनसी के बारे में बोला था कि ये एक 3 डे तमाशा है, ठीक है। 3 डे तमाशा का मतलब क्या हुआ, 3 डेज तमाशा का मतलब कि ये 3 दिन का मीटिंग चलता है, एक तमाशा चलता है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो अश्वनी दत्त ने कहा था ये 3 डेज तमाशा है, और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं, वो बात करते हैं कि आप लोग स्वदेशी मूवमेंट में मतलब स्वदेशी मूवमेंट में आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है क्योंकि ये टीचर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और इनका एक न्यूज़पेपर भी होता है, ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त का एक बरिशाल हितैषी न्यूज़पेपर होता है, बरिशाल हितैषी एक न्यूज़पेपर होता है, और इसमें स्वदेशी मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तक बंगाल में बढ़ाया जाए, उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान में रख सकते हैं कि डफरिन जो था, ठीक है, 1885 में क्या है कि ये कांग्रेस बनता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो डफरिन इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोलता है, मतलब एक छोटे से माइनॉरिटी ग्रुप का एक समूह है ये, ठीक है। तो डफरिन बोला था ये, ठीक है, ये भी हमें फैक्ट ध्यान में रखना है। डफरिन ने क्या बोला था कि ये आईएनसी जो है एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन में ध्यान में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश बाय, ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बोल रहा है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन कौन से लीडर्स थे, मतलब कौन कौन इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी इनका पूरा नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन अबव, ठीक है। फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तेलांग भी थे, और बदरुद्दीन तैयबजी भी थे। तो ये तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था। बेसिकली हो क्या रहा था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था 1885 में, तो उसके पहले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी इंडिया में, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने बेसिक मुद्दे को उठा रही थी, और बेसिकली डिफरेंट रीजन्स में वो ऑर्गेनाइज करके वर्क कर रही थी। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनता है, और उसको बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा क्या था कि जो सिविल सर्विसेज जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप एज लिमिट क्या किया आप लोगों ने कम कर दिया। तो बेसिकली वो उस मुद्दे पर लीड करा था। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मुद्दे पर लड़ रही थी। तो वैसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, वो बॉम्बे वाले रीजन को लीड कर रही थी, ठीक है। तो इसके हेड इसको इस्टेब्लिश करते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयबजी। और अगर इस फैक्ट्स में हम लोग देख ले तो इन तीनों लोग को, ठीक है, इन तीनों लोग को ट्रम्वेट भी बोला जाता है। ट्रम्वेट का मतलब क्या हुआ, द 3 स्टार ऑफ बॉम्बे, मतलब ये बॉम्बे के 3 स्टार थे, ठीक है। 3 स्टार ऑफ बॉम्बे, 3 स्टार ऑफ बॉम्बे भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये फिरोज शाह मेहता है, फिरोज शाह मेहता जी का एक पत्रिका था जिसे हम लोग बॉम्बे क्रॉनिकल के नाम से जानते हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना हमें। तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन में ध्यान में रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द C विजय राघवाचारी, ठीक है। C विजय राघवाचारी के द्वारा कौन सा आईएनसी का प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया गया था। लखनऊ सेशन 1916, नागपुर सेशन, गया सेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1920, ठीक है। 1920 में जो अपना नागपुर का सेशन हुआ था, इसी में क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। एनसीएम क्या हुआ था, एनसीएम को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। फाइनली फिर क्या होता है, एनसीएम स्टार्ट हो जाता है पूरे इंडिया में जनवरी 1921 से। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द करेक्ट मैचेस, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। और पहला दिया हुआ है प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो इससे मैच करना है हमें। तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है। तो प्रार्थना समाज हमें पता है, प्रार्थना समाज का क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर थे, और रानाडे जो हैं, रानाडे क्या है इसके चीफ मेंटर होते हैं, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग। तो इसका ये हो जाएगा। ब्राह्मो समाज के बारे में पता है, ब्राह्मो समाज क्या है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आर्य समाज का क्या हो जाएगा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, 1 का डी है, 1 का डी
टू का ए मतलब ये ऑप्शन आ रहा है, सी का हमारा 3 का सी आ रहा है, 3 का सी, और 4 का बी है, तो 4 का बी इसी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, इसका आंसर देख लिया। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि प्रार्थना समाज के बारे में देख लें, तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर हैं आत्माराम पांडुरंग है और इसके चीफ मेंटर राणा डेथ है, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग ने इसे स्टेब्लिश किया था। बेसिकली इसका मुद्दा क्या हो रहा था कि जो भी वुमेन से रिलेटेड इशूज हैं उसको आप नीचे मतलब उसको कम से कम किया जाए, ठीक है। वुमेन के इशू के लिए ये लड़ रहे थे, वुमेन इशू, और जो भी कास्ट की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसमें, ठीक है, सोसाइटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया जाए, तो बेसिकली ये मुद्दा था, ठीक है, प्रार्थना समाज का। और हम लोग ब्रह्मो समाज का देख ले, तो राजा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में देखें तो राजा राम मोहन राय का काफ़ी अहम योगदान रहता है। जैसे कि सती प्रथा जैसी चीज़ें चल रही थी 1828 के आसपास, 1828 से पहले ही चल रही थी। और सती प्रथा क्या होता है कि 1829 में क्या होता है कि बैन हो जाता है, और उसमें राजा राम मोहन राय का काफ़ी अहम योगदान होता है इसमें, और इसके बैन कराने में डिफरेंट जगह वो कैंपेन चलाते हैं। और फाइनली विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो क्या होता है उनके कार्यकाल में सती प्रथा जैसी चीज़ें बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो इनका काफ़ी अहम योगदान रहता है। और राजा राम मोहन राय के बारे में जाना जाए तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा भी बोला जाता है, रिनेंसा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जी का कुछ जैसे कि पत्रिका भी थी, जैसे कि संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी। एक और था मीरतुल अखबार, ठीक है, मीरतुल अखबार था, मीरतुल अखबार, ठीक है, अखबार नहीं अखबार था, अखबार, ठीक है, अखबार था, मीरतुल अखबार। तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोग ने देखा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और आर्य समाज में देखते हैं, आर्य समाज क्या थे, दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है कि आर्य समाज जो है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें बात की जाती है कि लेट्स गो टू बेदास की ओर लौटो। और इनका एक पाखंड खंडनी पटाखा करके वो एक फ्लैग घोष करते हैं गंगा रिवर के पास, और उसमें ये बात कहते हैं कि जो भी सुपरस्टिशियस बिलीफ है हमारे रिलीजन में उसको कम किया जाए, ठीक है। और इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना था इंडिया में। और रामकृष्ण मिशन के बारे में देख लें तो विवेकानंद इसे स्टार्ट करते हैं, 1897 में स्टार्ट होता है, 1897 में, ठीक है। और विवेकानंद जी के बारे में जान लें तो ये क्या है, विवेकानंद जी शिकागो में जाते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन चलता है, ठीक है, शिकागो में। और वहां पे वो स्पीच देते हैं, ठीक है, वहां पे स्पीच देते हैं। और उस स्पीच में ये बताते हैं, स्पीच में हिंदू रिलीजन के बारे में मीनिंग बताते हैं कि हिंदू रिलीजन है क्या, ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि जो हमारा रिलीजन क्या है, साइलेंट है। किस चीज़ पे साइलेंट है कि कैसे जो भी पुअर लोग हैं उसका एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो भी रिच पीपल हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, पुअर पीपल को, ठीक है, मतलब रिच पीपल के द्वारा पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसमें क्या रिलीजन चुप है, साइलेंट है। तो इन सब चीज़ों पे विवेकानंद अपनी बात रखते हैं। और देखा जाए कुछ रामकृष्ण मिशन के बारे में, तो ये रामकृष्ण परमहंस के आइडियोलॉजीज पे चलते थे, ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग द नेटिव मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भी मैरिज था वो बॉयज़ के लिए 18 था और गर्ल्स के लिए 14 एज हो गया था, तो उसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था, ठीक है, इंडियन नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इंडिया एजुकेशन पॉलिसी वाज, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेशन थ्योरी था अपना, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो आया था
और उसके एजुकेशन पॉलिसी के उसके प्रोपाउंडर कौन थे? तो उसके प्रोपाउंडर चार्ल्स वुड, जे.एस. मिल, मैकॉले, कॉर्नवालिस दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकॉले। ठीक है, मैकॉले मिनट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैकॉले मिनट, मैकॉले मिनट, ये 1835 में आया था। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल। देखो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, इसी में 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, उसमें क्या होता है कि विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और मैकॉले मिनट 1835 में एक फिल्ट्रेशन थ्योरी देते हैं। बेसिकली इस फिल्ट्रेशन थ्योरी का मकसद ये होता है कि जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन हम ऊपर वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, जो काफ़ी कम लोगों को एजुकेशन दिया जाए, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा। ठीक है, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, और जो एजुकेशन दिया जाए वो काफ़ी कम लोगों को दिया जाए। ठीक है, ताकि वो कम लोग रहें और वो हमारी बातों को समझे और हमें जो रूल करने में मदद करें। तो यही है जो प्रोपाउंडर है फिल्ट्रेशन थ्योरी का, वो मैकॉले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाई द चार्टर एक्ट 1813, मैकॉले मिनट 1835, विलियम हंटर कमीशन 1882, वुड डिस्पैच एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मैकॉले मिनट हो जाएगा। ठीक है, मैकॉले मिनट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो इसके जो फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि गिरीश चंद्र घोष हैं। तो गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियोट करके वो पत्रिका थी, उसके संस्थापक थे। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष। और बाद में क्या होता है कि इसके एडिटर बन जाते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, बाद में क्या है, ये एडिटर बन जाते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। और एस.एन. बनर्जी की बात करें तो एस.एन. बनर्जी बंगाली के थे। ठीक है, बंगाली एक पत्रिका थी बंगाली, उसके लीड कर रहे थे, उसके हेड थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73rd, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल? ठीक है, कॉज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसरी। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो लोग बाल गंगाधर तिलक का 2 न्यूज़पेपर था, केसरी था। ठीक है, केसरी, और एक था मराठा। ठीक है, मराठा। बेसिकली जो केसरी था, केसरी क्या था कि मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, और ये जो मराठा था ये इंग्लिश में लिखा जाता था। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का 2 न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड? ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। तो हमें पता है कि गांधी जी का न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन भी था, यंग इंडिया भी था, नवजीवन भी था, बट युगांतर नहीं था। ठीक है, युगांतर किसका था? युगांतर था अपना भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ एंड बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, युगांतर इनका पत्रिका था। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन ये गांधी जी का पत्रिका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? सोम प्रकाश किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये भी फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और राजा राम मोहन जी का तो हम लोग ने देखा था कि संवाद कौमुदी और मीरत उल अखबार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय द इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज कौन सा था? तो ये था हिंदू पैट्रियोट। ठीक है, हिंदू पैट्रियोट गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया जाता था। और इसमें हुआ क्या ना कि पहले ये बंगाली में छपता था, 1868 में बंगाली में छपता था, ये बंगाली में। बट 1878 में होता क्या है कि एक नेटिव प्रेस एक्ट आता है। ठीक है, नेटिव प्रेस एक्ट।
ठीक है, नेटिव प्रेस एक्ट आता है और उसके तहत ये क्या होता है, हिंदू पैट्रियट इंग्लिश में छपने लगता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, अपने ये ध्यान में रखना है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, देखो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया क्या था, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट क्या था, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया था। और इसके जो लेखक थे वो जेम्स अगस्टस हिकली थे। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकले। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछ सकता है फैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? तो हम लोगों ने देखा था कि राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया या फिर फादर ऑफ इंडियन रेनेसां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? तो वही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन हो जाएगा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और हम लोग अगर कुछ देख ले फैक्ट्स, जैसे केशव चंद्र सेन के द्वारा तो इनका इंडियन मिरर पत्रिका थी। ठीक है, इंडियन मिरर। और देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में देखा जाए तो तत्वबोधिनी पत्रिका थी, वो देवेंद्र नाथ टैगोर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय वाज। देखो फर्स्ट सोसाइटी बोलेगा तो आत्मीय सभा है। ठीक है, आत्मीय सभा 1815 में इनके द्वारा पहली बार फाउंड किया गया था, 1850 में। ठीक है, आत्मीय सभा। उसके बाद वो ब्रह्मो समाज स्टार्ट करते हैं 1828 में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट किया था, देवेंद्र नाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82nd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? तो आत्मीय सभा भी हम लोग ने देखा कि इसके जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन राय थे, 1850 में फाउंड किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज, ऑप्शन है अपना रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को न्यू हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि होता क्या कि स्वामी विवेकानंद जी, हम लोगों ने देखा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में, ठीक है, शिकागो में जाते हैं जहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस का एक मीटिंग होता है। और उसमें हिंदू के बारे में, वो हिंदू मीनिंग के बारे में समझाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं पूरी दुनिया को और बताते हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकली या फिर कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिकली कोई मकसद नहीं है, बट जो अच्छाइयाँ हैं, जो भी चीज़ हैं, उनके बारे में बताना है। और उन्होंने एक ये भी बात कहा कि जो रिलीजन है वो साइलेंस है किस मुद्दे पे, कि कैसे रिच पीपल पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उस चीज़ पे रिलीजन साइलेंस है, तो उस चीज़ के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं वहाँ पे। तो इनका काफ़ी अच्छा स्पीच रहता है शिकागो में, स्वामी विवेकानंद जी का। और ये रामकृष्ण परमहंस जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और 1897 में ये रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 84 क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन? तो अभी हम लोग ने देखा कि 1893 में वो शिकागो जाते हैं और वहाँ पे वो भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 85 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोड द बुक्स ज्ञान योगा, कर्म योगा एंड राज योगा? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, रानाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो भी बुक लिखा हुआ है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है, तो ये सारे बुक्स स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 86 क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस, एम.एन. दास गुप्ता, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथ नंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के, 1897। ठीक है, 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? ठीक है, तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग क्या है, फाउंडर है प्रार्थना समाज के। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो गोविंद रानाडे थे, गोविंद रानाडे क्या थे, इसके चीफ मेंटोर थे। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? चीफ डायरेक्टर प्रार्थना समाज के कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा कि आत्माराम पांडुरंग क्या थे, वो उसके फाउंडर थे, और गोविंद रानडे क्या हैं, इसके मेंटोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? ठीक है, देव समाज के फाउंडर कौन है? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, ये भी फैक्ट्स है, हमें ध्यान में रखना है कि शिव नारायण अग्निहोत्री जो है वो देव समाज के फाउंडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। इन 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है? और इस सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि सत्यशोधक समाज कब बना था? 1873 में। ठीक है, यही यहाँ से एक फैक्ट आ जाता है अपना। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिव नारायण शास्त्री, नन ऑफ द अबव। इसके फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले इसके फाउंडर होते हैं। और बेसिकली इसमें देखा जाए सत्यशोधक समाज में, तो बेसिकली ये उन मुद्दों को उठाता था। ठीक है, ये उन मुद्दों को उठाता था जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जो मतलब दलित वाले लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनका मतलब ये जो पीरियड है 1873, उस समय क्या ना कि इनका स्टेटस काफ़ी लो था। ठीक है, उनको सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उनका जो ह्यूमन राइट है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेट होता था। तो इन सब चीज़ को देखते हुए जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, और उसमें इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की कि कैसे ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अपर स्टाटा में लाया जाए। ठीक है, तो वो एक बुक भी लिखते हैं। ठीक है, वो एक बुक भी लिखते हैं, उस बुक का नाम होता है गुलामगिरी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं कि ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज बनाया था 1873 में, और जो भी लोअर कास्ट के लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट की बात कहते हैं इसमें। और उनकी बुक थी एक गुलामगिरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है गुलामगिरी। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।